हेलो एवरीवन। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें वर्ब से रिलेटेड हम काम कर रहे थे। हमने अब तक के लेक्चर में किया कि हमारी जो एडवांस वर्ब फॉर्म है उसके कितने काइंड्स होंगे। देन हमने बात की किस पर, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिफरेंशिएशन पर। थर्ड जो हमारा लेक्चर इस पर बेस्ड हुआ वो हमारा लेक्चर था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न, और किस तरह से वर्ब रोल प्ले करता है अपना सेंटेंस पैटर्न में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो सेंटेंस पैटर्न पर ही बेस्ड है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बट इसके साथ साथ हमें जो इसमें ऐड करना है वो क्या ऐड करना है कि आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस पैटर्न का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों है आपके लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि विच वन इज द पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एंड पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा काइंड है। इज इट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, लाइक दैट। या फिर आपसे इनके अलावा भी हमें यह नहीं पता होता है कि हम किस टाइप से सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के बाद हमें ना सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आएगी और ना ही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आने वाली है। तो कल जो है हमने नियर अबाउट 10 पैटर्न हमने सेंटेंस पैटर्न के किए थे। हमने सेंटेंस पैटर्न में किया था हमारे, जस्ट वेट, हमने जो है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में सेंटेंस पैटर्न के 10 के नियर अबाउट पैटर्न्स कर लिए थे। 6 पैटर्न, 7 हो गया था हमारे पास, इंफिनिटिव हो गया था हमारे पास, एंड हमने प्रेपोजिशन प्लस इंफिनिटिव कर लिया था। नंबर 10, यस, देखिए जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लास ज्वाइन नहीं की है, सबसे पहले तो मैं उनको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि वो जो है वो अपना प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। प्रीवियस लेक्चर देखने का मेरा कहने का या देखने का टारगेट क्या है कि आप कंसेप्ट से रिलेट तभी कर पाएंगे जब आपको उसके बेसिक की इंफॉर्मेशन होगी, कि बीच में अगर आप क्लास देख रहे हैं तो रिलेट नहीं कर पाएंगे उसे। एंड सेकंड, इसको देखने का मोटिव ये भी होगा कि इसके अगर सेकंड या ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है तो आप उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं, तो फिर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। बट अगर किसी स्टूडेंट का बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो रिलेट कर सकता है, तो एक बार जो है वो स्पीड फास्ट में रिव्यू ले ले अपना, और फिर जो है वो अपना यहां से कनेक्ट करे। अब देखो यहां पर है हमारे पास वर्ड जिरंड। अब जिन बच्चों को जिरंड के बारे में नहीं पता उनको मैं यहां बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास एडवांस वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप होती है भाई। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब मीन टू से दोज वर्ब्स रिमेन सेम, वो वर्ब्स जो सेम रहती है एंड उनके ऊपर सब्जेक्ट का एंड टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं आता है, एंड वर्क्स लाइक एज अ नाउन, और जो नाउन की तरह वर्क करती है, नॉट एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड की तरह काम ना करके। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट के हमारे पास 3 टाइप्स हो जाते हैं। हमने आपको बताया था, इसीलिए कह रही हूँ कि पिछली क्लास आपको देखनी चाहिए। हमारे पास इंफिनिटिव होता है, हमारे पास क्या होता है भाई, जिरंड होता है, एंड हमारे पास पार्टिसिपल होता है। ठीक है, इंफिनिटिव मीन टू से V1, इंफिनिटिव को क्या कहेंगे हम? V1 कहेंगे। एंड कई जगह टू इंफिनिटिव लिखा जाता है, तो टू इंफिनिटिव क्या हो गया आपके पास? 2 प्लस V1 को क्या कहा जाएगा? टू इंफिनिटिव कह देंगे हम। जिरंड क्या हो गया आपके पास? V1 प्लस ING, क्या होगा? V1 प्लस ING। ठीक है, एंड पार्टिसिपल के आपके 3 टाइप हो जाएंगे। V1 प्लस ING नॉन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 पास्ट पार्टिसिपल, एंड हैविंग प्लस V3 नॉन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर?
यहां पर इन्होंने कहा जिरन, जिरन में देखो आईएनजी आया, टॉकिंग में क्या आ गया आईएनजी, टीचिंग में क्या आ गया आईएनजी। ठीक है, तो पहला डिफरेंशिएशन आपको क्या समझना है कि जब हम फाइनाइट वर्ब में जिरन को पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं हम, फाइनाइट वर्ब में जब अपनी आईएनजी आती है तो वो इजएमआर के साथ, वोज वर्ब के साथ, या फिर किसके साथ आएगी आपकी, वो आएगी आपकी बीन के साथ। ठीक है, कहने का मतलब वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब इंडिविजुअल रोल प्ले नहीं करती है। बट यहां पर हमने क्या देखा, वो विदाउट इजएमआर आई है, विदाउट वोसवर आई है, विदाउट बीन आई है, या कह सकते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई है। तो कोई भी आईएनजी की फॉर्म जब आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब दिखती है तो वो जानी जाती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट में यहां पर ये जिरंड का रोल प्ले कर रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड जिरंड होगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड जिरंड है। शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू कर दिया था। तो यहां पर जो है मेन पॉइंट क्या है, सिंगिंग, उसने क्या स्टार्ट किया, सिंगिंग स्टार्ट किया। एंड मेन जो पार्ट होता है वो क्या है आपका, सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट मीन टू से आपका नाउन या प्रोनाउन, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो हमने अभी क्या कहा, नॉन फाइनाइट वर्ब जो या तो नाउन का काम करती हैं या फिर आपका एडजेक्टिव का काम करती है। इन्फिनिटिव एंड जिरंड आपका नाउन का काम करती हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार क्लास देखी है ना, वो थोड़े पजल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब के बारे में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि क्या डिफरेंस है फाइनाइट में, क्या डिफरेंस है नॉन फाइनाइट में, एंड नॉन फाइनाइट कब नाउन का काम करेगी, कब वो आपका एडजेक्टिव का काम करेगी। इसलिए आज थोड़ा सा हम बेसिकली मोटा मोटा बता रहे हैं, आप प्रीवियस क्लासेस को देखिए। यहां से जिरंड मीन टू से V1 प्लस ING, और जो नाउन की तरह एक्टिवेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। ठीक है, उसका प्लेस कहीं भी आ सकता है, वो वर्ब से पहले भी आ सकती है, वो वर्ब के बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर वो नाउन की तरह। ही हैज फिनिश्ड, व्हाट ही हैज फिनिश्ड, क्या फिनिश किया, मेन पॉइंट क्या, टॉकिंग। आई लव, व्हाट यू लिविंग, व्हाट यू लव, आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग पसंद है। तो यहां पर हमने क्या देखा, सिंगिंग, टॉकिंग, टीचिंग, ऑल दीज आर टेक्स ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब, दैट्स व्हाई वी कैन से देम a non-finite verb, but all these verbs work as a subject, so we can say all these are work as a gerund verb. ठीक है भाई, तो यहां कह रहे हैं कि हमारे पास इस पैटर्न में हम कौन कौन सी वर्ब को यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से एरर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिन स्टूडेंट्स का बेसिक वीक है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करेंगे, अरे ये भी होता है, इसमें भी ऐसा कुछ होता है, यहां पर भी ING बिना इजएमआर के कैसे आ सकता है, और वो क्या कर देंगे, इसमें सर्कल कर देंगे। या फिर साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश को पढ़ते ही नहीं है, उन्हें क्या लगेगा, जच रहा है भाई, और जच रहा है, लेकिन उन्होंने टेंस तो पढ़े होते हैं छोटी क्लासेस में, और वो यहाँ पर फिर से क्या कर देंगे, एरर क्रिएट कर देंगे। देखो, बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, कल की क्लास में भी बताया था आपको क्या मिलेंगी, वर्ब मिलेंगी, वर्ब ऑफ परसेप्शन आपको करवाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिए गए हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ बिलोंगिंग्स होती हैं, वर्ब ऑफ डिजायर्स होती हैं। इस तरह की हमारे पास 5 से 6 वर्ब्स होती हैं जिनमें से ये वर्ब आती हैं आपकी। ठीक है, तो बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, ये कुछ वर्ब हैं आपकी जिनको हम क्या कहेंगे, इस पैटर्न में यूज कर सकते हैं, या फिर इनके साथ हम इन्हें जिरंड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक द clip of this page, it's so important for you.
नेक्स्ट वन इज नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ गया भाई। अभी हमने बात की किसकी, हमने बात की जिरंड की, और अभी हमने बात की थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। जो क्लास में जाग रहा था, जागते जागते क्लास देख रहा था, उसको पता होगा भाई। जो सो रहा था उसको नहीं पता, जो जाग रहा है उसको पता है। ये देख लो भाई, अभी अभी हमने बताया पार्टिसिपल के 3 टाइप होते हैं आपके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जिरंड का कोई टाइप नहीं होता। जिरंड का मतलब क्या है, V1 प्लस ING, और जो जाग रहा है वो बताए कि इसको हमने अभी क्या कहा था, हमने कहा था ये काम करता है आपका नाउन का। एंड पार्टिसिपल के 3 टाइप हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आएगा, अगेन V1 प्लस ING। और अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन निकलेगा, क्या क्वेश्चन आने वाला है, अरे यहाँ भी तो ING है, यही तो डिफरेंशिएशन है, यही तो वो समझ पाएगा जो क्लास देख रहा है। जो क्लास नहीं देख रहा उसके लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जिरंड में और पार्टिसिपल में। ये आपका काम करेगा भाई एडजेक्टिव का। समझ में आ गई बात। ये तो क्या काम कर रहा था, नाउन का, और पार्टिसिपल का मतलब होता है आपका एडजेक्टिव। समझ आ गई बात। देखो, आई सा हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, मैंने उसे देखा क्या करते हुए भाई, क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज जो है वो आपका नाउन है। किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम कहेंगे नाउन। एंड नाउन के आगे जो वर्ड यूज हो गया, जो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्या हो गया, आई सा हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, मैंने उसे ब्रिज क्रॉस करते हुए देखा था। नेक्स्ट इज आई हर्ड हिम, आई हर्ड हिम, मैंने सुना, क्या करते हुए सुना, क्या करते हुए सुना, मैंने उसे क्या करते हुए सुना, शाउटिंग। तो उसकी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है कि वो शाउट कर रहा था। ठीक है, यू कैप्ट मी वेटिंग, ठीक है, तुमने मुझे इंतजार करवाया, यू कैप्ट मी वेटिंग। क्लियर। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपके पास वर्ब ऑफ परसेप्शन या सेंसेस कह सकते हो, सी हियर फील स्मेल वॉच नोटिस फाइन ऑब्जर्व, ये आपकी वर्ब ऑफ सेंसेस होती हैं। आपकी जो 5 सेंसेस होती है वो आपकी वर्ब ऑफ सेंसेस कहलाती हैं। वो वर्ब आपकी इस पैटर्न में यूज होंगी, सी हियर फील स्मेल नोटिस होता है, और उसी में जिस तरह हम क्या कहेंगे, सी को ही वॉच यूज कर देते हैं, ऑब्जर्व यूज कर दिया हमने, ठीक है, लिसन को हमने क्या कर दिया, हियर में ही यूज कर दिया, कैच पकड़ना, ठीक है, आप हैंड्स के लिए, गेट, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट, ये कुछ अलग वर्ब है। सो यहां पर हम कहें कि ये चीजें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें क्यों पढ़ना है। बार बार बता रही हूं कि आपसे क्या पूछा जाएगा, अंडरलाइन करके पूछ लिया। अब आपने ये सुना हुआ है कि भाई आपके पास जो है वो सेंटेंस पैटर्न होता है। फिर स्टूडेंट्स ने इतना भी पढ़ लिया कि भाई जिरंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लास देखी हुई है या ये पैटर्न पढ़ा हुआ है, वो यहां पर समझ जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के बाद आया, नाउन या प्रोनाउन के बाद आया, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड वर्ब के बाद आता है तो वो हमारा जिरंड है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज क्लास को जब भी देखें, ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट सेम पैटर्न से आ रहा है, सेम पैटर्न से कुछ नहीं आ रहा है। जो भी पैटर्न सेम आएगा मैं खुद आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न आपका सेम आ रहा है, इसको पीछे वाले की तरह ही याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर प्लेन इंफिनिटिव, प्लेन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या आपको बुक्स में मिलेगा बेयर इंफिनिटिव। प्लेन वर्ड की जगह बेयर ही कर लीजिए, प्लेन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, बेयर इंफिनिटिव। अभी कहा
आपको क्या मिलेगा, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब मिलेंगे। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके 3 टाइप हो जाते हैं, इंफिनिटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। इंफिनिटिव को हमने कहा क्या कहते हैं, V1। एंड अगर आपके पास आ जाता है टू इंफिनिटिव तो मतलब हो जाता है क्या, 2 + V1। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 के बाद हम क्या कहते हैं, हमेशा क्या यूज होती है अपनी, सिर्फ V1 ही यूज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इंफिनिटिव, और ये क्या हो गया, टू इंफिनिटिव। अब इसको जो है वो कई बार नाम दे देते हैं, किस चीज का, बेयर इंफिनिटिव का। बेयर मतलब केवल इंफिनिटिव, मतलब इंफिनिटिव से पहले कुछ नहीं है, या फिर उसके आगे टू यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद क्या यूज हो सकता है आपका, बेयर इंफिनिटिव यूज हो सकता है। कैसे, देखिए, आई विल नॉट लेट यू गो, तो गो क्या होगी, अकेली, क्या आ गई आपकी, वर्ब आ गई। वी मेड हिम फिनिश, नाउन प्रोनाउन आ गई, द वर्ब, फिनिश वर्ब आ गई आपके पास। आई बेड द बॉय लीव द रूम। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछ ले, वो वहां आईएनजी से तो आपने आइडिया लगा लिया कि आप जो है क्या कर रहे हैं, आप वहां पर जो है अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया। जिरेंड पार्टिसिपल का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया कि वर्ब के जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म आई तो वो जिरेंड में कंसीडर हो गई, और अगर नाउन प्रोनाउन के बाद आ गई तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंसीडर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो आपसे पूछ ले कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आपको किसके साथ जाना है, आपको जाना है नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ। मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म लगी हुई है तो वो कंसीडर हो जाएगी नॉन फाइनाइट के बेयर इंफिनिटिव का टाइप। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, ये कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। अब ये थे हमारे कुछ पैटर्न्स को हमने कंप्लीट किया है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल मोड चल रहा है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो क्या है, ऑलरेडी इंग्लिश में मास्टर्स हैं, बट सिर्फ एक प्रॉपर गाइडलाइन की नीड है उनको। तो सबके लिए इक्वल जो है हम प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। यहां पर हम क्या कहें, हमने कहा कि आपके जो रूल्स हैं वो बेसिक टू हाई चलेंगे, जो मोड है वो बेसिक टू हाई चलेगा, बिल्कुल बेसिक पैटर्न लेंगे। साथ में सारी क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है, जहां इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूं उन पॉइंट्स को नोटिस करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक्सेस जो है वो करनी पड़ती है, तैयारी उसकी करनी पड़ती है एक्सेस मोड में, और एक्सेप्शन केसेस तो याद रखने पड़ते हैं। और जब मैं बताती हूँ आपको, स्पेशली बताती भी हूँ कि ये एनडीए के लिए है, ये आपका एसएससी के लिए है, ये आपका एचएसएससी के लिए है, ये बैंकिंग के लिए है, और क्वेश्चंस पैटर्न जो हम लेकर आएंगे वो भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंडिविजुअल जो है वो क्वेश्चन पैटर्न्स आएंगे। देखिए, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, अब ये कह रहे हैं कि इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं बीइंग इल मतलब क्या हुआ भाई, बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, बी के साथ आईएनजी आ गई मतलब बिना इज़-एम-आर के है, और इल मतलब बीमार। बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने के कारण मैं नहीं आ सकता था। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, ये क्रॉस कर दिया इन्होंने। वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, ये भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। क्यों, देखिए ये कह रहे हैं कि अगर सेंटेंस में बीइंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख ना हो तो सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट आई पहले भाग का भी सब्जेक्ट बन जाता है और वाक्य का अर्थ सही निकल जाता है। अब ये कह रहे हैं यहां पर बीइंग के साथ अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट मेंशन ना किया हो तो जो सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट है वही फर्स्ट पार्ट का
सब्जेक्ट रहेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और फिर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देगा। दोबारा से समझा रही हूं, बीइंग से सेंटेंस शुरू है और उसमें उन्होंने नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं किया, मतलब सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो उसका सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? जो सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट है वही उसका सब्जेक्ट माना जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा। मतलब कोई सोचे पढ़ के अरे सब्जेक्ट तो है, बीइंग इल कौन बीमार हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, विदाउट सब्जेक्ट ही राइट माना जाएगा। क्या कह रहे हैं देखो, यहां पर बीइंग इल वो खुद की बात कर रहा है, अगला क्यों गलत किया? अगर कह रहे हैं बीइंग के पहले सब्जेक्ट इट का प्रयोग न किया जाए तो आई रेनी डे का भी सब्जेक्ट बन जाता और इससे वाक्य का अर्थ गलत हो जाता, ठीक है, और अतः इट बीइंग आ रेनी डे का प्रयोग करें। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं, बीइंग आ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो इन्होंने कहा फर्स्ट में कि अगर बीइंग के साथ सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो क्या होगा, सेकंड वाला सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहां तो बीइंग इल, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही थी कि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका था। सेकंड में पहले पार्ट में बात हो रही है बीइंग अ रेनी डे, डे की बात हो रही है कि बारिश के दिन के कारण, आई कुड नॉट कम। अब यहां भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, बट यहां पर इसको अगर आई बना दे तो बीइंग आई अ रेनी डे, मैं बरसाती दिन था, मैं थोड़ी ना, तो क्या होना चाहिए था, इट बीइंग अ रेनी डे होना चाहिए था, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहे हैं, वॉकिंग अलोंग द रोड वाला क्यों गलत हुआ? इसी तरह से तीसरे वाक्य में वॉकिंग के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग करें, अन्यथा माई पेन पहले भाग का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें भी जो है इन्होंने सब्जेक्ट यूज नहीं किया। अब सब्जेक्ट यूज नहीं किया तो माई पेन क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट बन गया, और ये सब्जेक्ट बन गया तो क्या हुआ, वॉकिंग, पेन थोड़ी ना वॉक करेगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए था भाई, यहां पर माई पेन यूज नहीं होना चाहिए था, इसका सब्जेक्ट माई पेन नहीं हो सकता। वाइल आई वॉज वॉकिंग, तो जब मैं घूम रहा था, माई पेन फेल डाउन, ठीक है। कैसे देखो, सिंपल तरीके से समझते हैं, इन्होंने कहा बीइंग प्लस इल लिख दिया, ठीक है, आई कुड नॉट कम, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा तभी आगे चलेंगे, कोई भागम भाग नहीं करनी है, कोई ट्रेन नहीं निकल रही है, क्या पता यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, अगर पिक्चर क्वालिटी में, साउंड क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है आपको तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर डाउट है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ जी, चलिए देखो क्या कह रहे हैं, पहला पार्ट वो कह रहे हैं इस पार्ट में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये जो सब्जेक्ट है यही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और सेंटेंस अगर ये सब्जेक्ट बनाने से कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो ठीक है, ठीक है, मतलब इल कौन बीमार था, मैं ही बीमार था, पर्सन ही बीमार था, तो सब्जेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगले में उन्होंने कहा बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, अब क्या कह रहे हैं, डे, डे के लिए सब्जेक्ट, डे के लिए सब्जेक्ट नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है, मतलब बीइंग से पहले डे के लिए आपको सब्जेक्ट यूज करना है ना, ये एक क्लोज है, ये एक क्लोज है, इस क्लोज में सब्जेक्ट जो है आई ही लगता, आई बीइंग इल आई कुड नॉट कम, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका, समझ आई बात। तो
यहां पर आई की ही जरूरत थी, तो यहां पर आई ही था, इसलिए उसको हमने करेक्ट मान दिया। लेकिन यहां ये क्लोज है, और इसको अगर सब्जेक्ट माने तो बीइंग, आई बीइंग अ रेनी डे, ऐसा थोड़ी ना होगा मैं एक बरसाती दिन था, नहीं, क्या होना चाहिए था, इट बीइंग अ रेनी डे, ये बरसाती दिन था, ऐसा होना चाहिए था। इसलिए हमने क्या कहा, ये जो है ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, सेम नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि वॉकिंग अलोंग द रोड, my pen fell down। तो यहां पर क्या देखा हमने, वॉकिंग अलोंग द रोड, my pen fell down। यहां पर भी ये एक फ्रेज है, रोड के लिए या वॉकिंग के लिए, वाइल के दौरान, रोड के सहारे घूमने के दौरान मेरा पेन, आप ऐसे नहीं कह सकते माई पेन वॉकिंग अलोंग द रोड, मेरा पेन घूम रहा था रोड के साथ, ऐसे नहीं बोल सकते हम, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या समझे हम इस बात से, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, पहले क्लोज में बीइंग से पहले अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया और सेकंड क्लोज का अगर हम क्या लगाते हैं, वही सब्जेक्ट लगाते हैं और सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर हमने सेकंड सब्जेक्ट को मान लिया और वो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है या गलत हो रहा है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसमें हमें उसके अकॉर्डिंग अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए। बस कितना अच्छा है और कितना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितने इंटरेस्टिंग जो है वो रूल्स हैं। यही रूल्स हमें क्या कर देंगे, हम इन्हीं से जो है वो क्या हो जाएंगे, हमने एक रूल पढ़ लिया, हम सोचेंगे सब्जेक्ट आ गया और अगले में भी यही, लेकिन देखना है सब्जेक्ट लग सकता है या नहीं लग सकता, और एरर आ सकता है। यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। चलो भाई, सेकंड क्या कहता है, देखिए, द गर्ल्स वॉच्ड intently as the model applied her makeup with a practiced hand। अब कह रहे हैं the girls watched intently as the model, वो मॉडल की तरफ देख रही थी भाई, अप्लाइड हर मेकअप, जो उसके ऊपर मेकअप किया गया था। अब वो क्या कह रहे हैं, वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है, तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप इसे। क्यों कह रही हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करते हो तो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में आपको स्पोकन इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। एंड स्पोकन इंग्लिश में जो है आप जब किसको करते हो भाई, वर्ड्स को यूज करते हो, तो अगर उसने आपसे पूछ लिया कि विच वन इज द एडजेक्टिव, अभी आपको कहा था पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। एंड पार्टिसिपल में तीन फॉर्म होती है, तीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल V3। जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो फाइनाइट वर्ब है, जब V3 अकेले आती है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो आपकी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये यही कह रहे हैं कि अगर आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के आई है, तो वो क्या है आपकी, वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। तो उसे हम जो है क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिसाइज्ड हैंड, हैंड से पहले प्रैक्टिसाइज्ड आ गया। और यहां पर आपको पहली क्लास में बताया था कि एक वर्ड जो है, वर्ड ऑफन कंफ्यूज चल रहा है भाई, वोकैबुलरी की क्लास चल रही है अपनी, एंड वोकैबुलरी की क्लास में भी आपको बताया था मैंने ये कि आपको सीई वाले वर्ड नाउन मिलेंगे और एसई वाले वर्ड जो है वो वर्ब मिलेंगे। यहां इन्होंने लगा दिया सीई, क्या आना चाहिए था, एसई आना चाहिए था, प्रैक्टिसाइज्ड। ठीक है,
क्यों, ये क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिस क्या है भाई आपका, नाउन है, किस चीज का यूज होना चाहिए था, प्रैक्टिसाइज। हैंड आपका क्या है, नाउन, नाउन से पहले जो वर्ब यूज हुई है वो क्या हो गई आपकी, नाउन से पहले यूज हुई वो एडजेक्टिव, और थर्ड फॉर्म में है तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया कौन सी, थर्ड फॉर्म, नॉन फाइनाइट वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए इंग्लिश नाउन है, स्पोकन इंग्लिश, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन क्या है आपका V3, और V3 बिना हैज हैव हेड के आया है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आया, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब में। रिवाइज्ड एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो कह रहे हैं इंग्लिश डॉक्यूमेंट ये क्या है, नाउन है, और उनकी क्वालिटी बताने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग हो रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूअस में है तो वर्ब आईएनजी का फॉर्म, राइजिंग प्राइसेस, तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या हो जाएंगे भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएंगे, है तो एडजेक्टिव ही है, बस V3 की जगह हम क्या कर देंगे। ये कह रहे हैं अगर कंटिन्यूअस में दिखाना है तो राइजिंग प्राइसेस, डेवलपिंग कंट्री, स्ट्रीमिंग, स्टीमिंग कप ऑफ टी। फिर से कह रहे हो कोई जल्दबाजी नहीं है, क्या बात कर रहे थे हम, अगर आपकी V3 नाउन के आगे आ जाए तो वो आपकी वर्ब ने कहलाकर क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव कहलाएगी, और उस एडजेक्टिव का नाम क्या होगा आपका, उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और अगर वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में आ जाए तो उसको नाम दे देंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इतनी ही कहानी है, बस 2 रूल किए अभी तक। कौन कौन से रूल किए हमने, बहुत ही सिंपल तरीके से रूल बताए हैं। पहला रूल हमने क्या किया है, पहला रूल हमने किया है कि बीइंग से पहले अगर सब्जेक्ट नहीं है और नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही है तो वो सेंटेंस नो एरर में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन बीइंग वाले क्लॉज में आपका सब्जेक्ट नहीं है और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी उसके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है तो वो एरर में है। सेकंड हमने किया कि अगर V3 नाउन से पहले यूज होती है तो वो एडजेक्टिव का काम कर रही है और उसे हम पार्टिसिपल की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, और वो वर्ब ही होगी लेकिन एडजेक्टिव कहलाएगी। और ये कह रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यूटी को दिखा रही है तो वहां आईएनजी प्लस एडजेक्टिव हम रख सकते हैं और वो आपकी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में रहेगी। तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे रूल्स को करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूटी, ये देखिए बहुत सारे रूल्स हैं आपके लिए, हर एक सेंटेंस के जो है मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए जो है वो इतने बेहतरीन बेहतरीन रूल होंगे कि आप ये सोचेंगे कि इतना हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। देखिए मैं नंबरिंग दिखा रही हूँ, सिर्फ 17 रूल्स हैं, ठीक है, अभी तक हमने 2 ही रूल को किया। तो इस तरह से आपको जो है वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी टेंशन हमारी टेंशन है, क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक कराने का जिम्मा किसका है, एग्जाम हट प्लेटफॉर्म का है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप भी अपना एफर्ट उतना ही लगाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज वॉच द चैनल एंड सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अदरवाइज आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। एंड आपको इसको नोटिफिकेशन के साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लाइक एंड शेयर करेंगे तभी दूसरे लोगों तक ये पहुंच पाएगा एंड तभी आप जो है हमारे एफर्ट को जब प्रेज करेंगे तो एक टीचर के लिए भी जो है तभी मोटिवेशन हो पाता है जब आप उसे पसंद करते हैं। हम भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं, बट अगर आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच रहा है लेकिन आप अपने तक ही लिमिटेड उसे रख रहे हैं तो फिर वो चीज क्या है, हम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो होप सो कि आपको एफर्ट अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर के साथ मिलते हैं जल्द ही। तब तक जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ एंड बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कीजिए। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।